अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो है बायोकेमिस्ट्री। हम बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 51। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, लिपिड्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, लिपिड्स हमारे पास बनते कैसे हैं, साथ में हम देखेंगे कि हमारे पास लिपिड्स के सोर्सेज क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लिपिड्स की कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए कुछ टर्म्स की, तो उन टर्म्स को जानने के बाद हमारे लिए लिपिड्स को स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास है ग्लिसरॉल। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्लिसरॉल जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब ग्लिसरॉल हमारे पास बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखते हैं ग्लिसरॉल क्या होता है। ठीक है, अब ग्लिसरॉल सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होते हैं पोलियोल, यानी कि ग्लिसरॉल हमारे पास पोलियोल्स होते हैं। अब आप देखें कि पोलियोल क्या है। पोली का मतलब होता है मैनी, ऐसे ही है ना, मैनी। ओल्स का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि पोलियोल्स यानी कि जो ग्लिसरॉल्स की हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास ग्लिसरॉल्स में क्या होगा कि मोर देन वन OH ग्रुप मौजूद होगा, क्योंकि इसमें पोलियोल्स हैं, मतलब कि बहुत से OH ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद होंगे। तो मैनी का मतलब है कि मोर देन वन OH ग्रुप। ठीक हो गया। अगली बात हम यहाँ पे करेंगे, दूसरा पॉइंट जिसका आता है वो हमारे पास इसकी थोड़ी सी फिजिकल स्टेट का आता है कि हमारे पास ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनका कोई भी कलर नहीं होता, साथ में हमारे पास इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती, यानी कि ये सिंपली अगर ग्लिसरॉल की बात करें तो ये ओडोरलेस होते हैं। लेकिन अगर इनके टेस्ट की बात करें तो इनका टेस्ट बहुत स्वीट होता है। ठीक है, यानी कि ग्लिसरॉल्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अगली बात हमारे पास आती है ग्लिसरॉल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास होता है लिक्विड फॉर्म में। अगर ग्लिसरॉल की हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी इसकी हमारे पास कितनी होती है, 1.26। अब हमारे पास डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी क्या होती है, हमने पीछे पढ़ लिया है, D = m/v, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसने कितना वॉल्यूम और कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया, वही हमें डेंसिटी बताती है। अगर हमारे पास ग्लिसरॉल की डेंसिटी है 1.26, यानी कि अगर ग्लिसरॉल हमारे पास इतनी अमाउंट में मौजूद है, अगर ग्लिसरॉल की अमाउंट इतनी है तो हमारे पास इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का, यानी कि ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसमें हमारे पास जो कार्बन होते हैं वो होते हैं 3, हाइड्रोजन हमारे पास कितने होते हैं 8, और ऑक्सीजन हमारे पास होते हैं 3। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन के जो कार्बन एटम के नंबर्स हैं वो 3 हैं, हाइड्रोजन 8 हैं। तो इस चीज को हम स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन की किस पोजीशन पे और कैसे कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हैं। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, हमारे पास 3 कार्बन है, सिंपल हमें 3 कार्बन बना लेने। ठीक है, साथ हमारे पास 8 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए। सारों के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन। अब चूंकि आपको यहाँ पे भी पता चल गया है कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, इस बात का जिक्र हमने बहुत डिटेल में कर लिया है। एक ये इसका अंतर, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे 4, 1 2 3 4। इसने क्या किया कि एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। इसी तरह सारा हमारे पास कार्बन जो है वो खुद को बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ खुद को स्टेबल कर लेता है। अब यहाँ पे कार्बन 3 भी हो गया, हाइड्रोजन 8 भी हो गया, बात क्या रह गई, 3 ऑक्सीजन की। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन इस तरह अटैच होते हैं, यानी कि जो वर्ड हमने कहा था ग्लिसरॉल्स हमारे पास पोलियोल्स होते हैं, यानी कि उसमें मोर देन वन OH ग्रुप होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में हमें ये बात देखने को मिल गई कि यहाँ पे 3 OH ग्रुप्स मौजूद हैं, यानी कि मोर देन वन OH ग्रुप यहाँ पे है। तो वो जो कंडीशन हमने वहां पे पोलियोल की कही थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम बात करें इसके थोड़े से मेल्टिंग पॉइंट की
इसके मोलर मास की या फिर इसकी आयोपैक नेम की हमारे पास क्या चीजें आती हैं। देखिए जो ग्लिसरोल्स होते हैं ना, इनका आयोपैक नेम, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एसआई यूनिट्स, हम बात कर कहते हैं ना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की, हमारे पास जो भी हम टर्म पढ़े होते हैं उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। इसी तरह जो आयोपैक है, आयोपैक एक सिस्टम है। आयोपैक नेम हमें बताता है, यानी कि आयोपैक सिस्टम में हमारे पास जितने भी कंपाउंड आ रहे होते हैं उन सबके नाम हमें आयोपैक सिस्टम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्लिसरॉल का आयोपैक नेम है वो हमारे पास होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल। अब आपको इतना पता है कि प्रोपेन में यानी कि 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि अगर मीथेन होता तो 1 कार्बन होता, इथेन होता तो 2 कार्बन होते। क्योंकि ये प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है। हमने प्रीफिक्स देख लिया, सुफिक्स की बात भी हम डिटेल में करके आ चुके हैं। एन होगा तो वो अल्केन होंगे, इन होगा तो वो अल्कीन्स होंगे, वाइन अगर होगा तो वो अल्काइंस होंगे। अल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड होंगे, इन यानी कि अल्कीन्स होगा तो डबल बॉन्ड होगा, वाइन यानी कि अगर अल्काइंस होंगे तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एन का वर्ड यूज हो रहा है, सुफिक्स हमारे पास अल्केन्स हैं, यानी कि एन आ रहा है एंड पे, ए एन ई, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया कि सिंगल बॉन्ड होंगे। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन अटैच होंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ड्रॉ कर लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सारे के सारे बॉन्ड्स यहाँ पे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। अगला वो कह रहा है 1 2 3 ट्राईओल, यानी कि हमारे पास तीनों कार्बन पे ट्राई यानी कि 3, ओल मतलब OH ग्रुप्स, यानी कि तीनों कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप लगा होगा। तो इस तरह हमारे पास ये वही स्ट्रक्चर है, बाकी सारे हाइड्रोजन आएंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो गया। ठीक है, आयोपैक नेम में प्रोपेन भी है, 3 कार्बन भी है, एन है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 यानी कि तीनों कार्बन पे ट्राइयोल 3 OH ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अगर इसका हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है 92.093। ठीक है, तो साथ जो यूनिट्स आएंगे वो होगा हमारे पास ग्राम पर मोल। अब हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया, हमने इसका आयोपैक नेम भी देख लिया, इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देख लिया, साथ में स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी देख लिया। डेंसिटी हमारे पास इसकी 1.26 थी। ठीक है, तो इसके अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि हमारे पास ग्लिसरॉल की हम अगर हीटिंग इसको प्रोवाइड करें, इसकी बॉइलिंग कहाँ पे जाके स्टार्ट होगी, इसकी बॉइलिंग हमारे पास जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होती है वो टेम्परेचर हमारे पास है 290 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि इतने टेम्परेचर तक इसको हीट करना है, तो फिर इसकी हीटिंग जिसकी बॉइलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली थोड़ी बहुत हमारे पास बात थी ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल को इतना डिटेल में स्टडी करने का मकसद हमारा क्या है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लिपिड्स का। अब लिपिड्स कैसे बनते हैं, फैटी एसिड से, साथ में ग्लिसरॉल्स से। हम आगे स्ट्रक्चर जब अपना देखेंगे बनाएंगे तो देखेंगे कैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक जो इसकी चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अगली बात हमारे पास आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। क्योंकि हमने ये बात की थी, हमारे पास फैटी एसिड्स को समझने से पहले कुछ टर्म्स का जानना जरूरी है। वो टर्म एक तो हमारे पास ग्लिसरॉल हो गई, दूसरी हमारे पास आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के साथ साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, बाई फंक्शनल। बाई फंक्शनल मतलब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। कैसे मौजूद है, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH। ये इसका जनरल फार्मूला है। R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, R में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि ये बाई फंक्शनल है, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, एक कार्बोनिल कार्बन जो कि किसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है, कीटोन का। एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है OH जो किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल्स का। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने पीछे अल्कोहल्स को, एल्डिहाइड्स को, ईथर्स को, एस्टर्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को
इन सब के जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स के उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दो इसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप्स के मौजूद होने की वजह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या कहते हैं, बायफंक्शनल। क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने नाम कैसे दिया, चूंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होने की वजह से हमारे पास कार्ब और ऑक्सिलिक, कार्ब मतलब हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन थी, ऑक्सिलिक मतलब कि इसके साथ एक OH भी था, ऑक्सिल यानी कि OH। ये हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप था, ये हमारे पास अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप था। ऐसी बात है। तो इस तरह हमारे पास बाय फंक्शनल है, कार्ब हमारे पास इधर से आया, ऑक्सिल ओक हमारे पास क्या आया, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आया। तो इस तरह हमारे पास ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो मेन पॉइंट्स थे, जो इन टर्म्स हमने डिस्कस करना था, वो हमने यहाँ पे इनकी जनरल बातों को डिस्कस कर लिया है। अगली बात हमारे पास थोड़ी सी आती है ईस्टर्स की। हमने देखना है कि हमारे पास ईस्टर्स क्या होते हैं। ईस्टर्स को देखने से पहले अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इसकी क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो फैटी एसिड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की, तो इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है दो तरह से। एक हमारे पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ, दूसरी हमारे पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ अनसैचुरेशन, या आप कह लें सैचुरेशन। यानी कि सैचुरेशन की बेस पे हमारे पास एक ये टाइप है, एक ये, दो तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर चेन लेंथ की बात करें कि चेन लेंथ कैसे होती है, चेन लेंथ फैटी एसिड्स, तो हमारे पास इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास टाइप कौन सी होती है, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स। एक हमारे पास होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स, एक हमारे पास होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फोर्थ और लास्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो कौन सी होती है, वेरी लॉन्ग। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आता है 4, यानी कि वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर हो गया। अगर बात करें सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरी अनसैचुरेटेड। अब हमने चेन लेंथ की बात करनी है, स्मॉल चेन क्या है, मीडियम चेन क्या है, लॉन्ग चेन क्या है और वेरी लॉन्ग चेन क्या है। दूसरी तरफ हमने बात करनी है सैचुरेशन क्या है और अनसैचुरेशन क्या है। तो चलते हैं थोड़ी सी डिटेल, किसकी डिटेल, फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन की डिटेल की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, चेन लेंथ, यानी कि फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ की जाए तो उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। अब 1 बाय 1 उन 4 क्लासेस को डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास टाइप है स्मॉल चेन, यानी कि स्मॉल चेन फैटी एसिड्स। क्लियर हो गया। अब स्मॉल चेन में क्या होगी, तो जो चेन कार्बन नंबर्स की होगी वो बहुत स्मॉल होगी, यानी कि होंगे कार्बन एटम्स भी, लेकिन कार्बन एटम्स के नंबर फिक्स होंगे, यानी कि 1 से लेके 5 कार्बन नंबर। ठीक हो गया। इसमें 1 कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और हमारे पास 5 कार्बन भी हो सकते हैं। अगर तो 1 कार्बन होगा उसको क्या नाम देंगे, मिथाइल। 2 कार्बन होंगे तो क्या नाम देंगे, एथाइल। 3 कार्बन होंगे तो क्या नाम देंगे, प्रोपाइल। 4 कार्बन होंगे तो क्या नाम देंगे, ब्यूटाइल। 5 कार्बन होंगे तो क्या नाम देंगे, पेंटाइल। तो इस तरह हमारे पास अगर 1 to 5 कार्बन एक चीज में आ रहे हैं, एक चेन में आ रहे हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स को। क्लियर होगी बात। अगली बात हमारे पास क्या आती है, अगला जो इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आ रही थी वो थी मीडियम चेन। अब मीडियम चेन में आपको खुद भी समझ आ रही है कि स्मॉल चेन वाले नंबर्स तो नहीं होंगे, थोड़े से यहाँ पे कार्बन नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। मीडियम चेन फैटी एसिड्स। क्लियर। अब मीडियम चेन में हमारे पास जो कार्बन नंबर्स होते हैं वो 6 to 12 होते हैं, यानी कि हमारे पास अगर कार्बन नंबर 6 होंगे
तो उसका नाम होगा हेक्साइल। कार्बन नंबर 7 होंगे तो नाम होगा हमारे पास हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमारे पास 6 से लेके 12 तक कार्बन नंबर्स अगर किसी स्ट्रक्चर में हो, लेट्स सपोज किसी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं कार्बन 11, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो मीडियम चेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात क्लियर होगी। अगली बात हमारे पास अगर यहाँ पे कर लें लॉन्ग चेन की, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड में यकीनन हमारे पास 12 से ऑनवर्ड कार्बन नंबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं 13 to 21, यानी कि जिस कार्बन में 13 या 13 से ज्यादा 14, 15, 20, 21 तक कार्बन नंबर मौजूद होंगे, उस चेन को हम नाम देंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक हो गया। इसी में आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी है उसमें 2 एसिड्स के नाम हैं। वो दोनों एसिड्स के नाम और स्ट्रक्चर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक हमारे पास है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है उन्होंने कार्बन 15, हाइड्रोजन 31 और COOH। ये हमारे पास होता है पामेटिक एसिड। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में कार्बन नंबर कितने होते हैं? कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, साथ में COOH। अब हमारे पास देखिए कार्बन नंबर 15 आ रहे हैं, तो 15 कार्बन नंबर किस में आ रहे हैं? 6 से 12 में तो नहीं आ रहे, 13 से 21 के दरमियान है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब कार्बन 17 है तो ये भी हमारे पास इसमें लाई कर रहे हैं 17 कार्बन नंबर, तो वो किसकी चेन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? वो कौन सी चेन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे होंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को। ठीक है। पामेटिक एसिड है, साथ हमारे पास स्टेरिक एसिड है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को आपने याद कर लेना है। ठीक है। फिर हमारे पास जो इसकी लास्ट टाइप है इसकी चेन की बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करें फैटी एसिड्स की, वो हमारे पास होती है वेरी लॉन्ग। तो वेरी लॉन्ग में हमारे पास कितने कार्बन नंबर होते हैं? 22 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी, यानी कि 22 कार्बन हो या फिर उससे ज्यादा जितने भी हों, उन सारों को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर होगी बात? हमने अभी तक क्या देखा है? लिपिड्स का थोड़ा बहुत हमने ग्लिसरॉल को देखा लिपिड्स को समझने से पहले, फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को समझा, फिर हमने थोड़ी सी उसकी क्लासिफिकेशन फैटी एसिड्स की बात की ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ। अब बात करेंगे फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन की बेस पे हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं। On the basis of saturation, there will be 2 types of fatty acids. First one is saturated fatty acids and second one is unsaturated fatty acids. क्लियर होगी बात? अब देखें, हमने जब पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक सो जब बात की थी अपने सैचुरेशन और अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये बात हम कर रहे थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही होगा। जितने भी कार्बन हैं उन सब में सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरह हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो वहां में भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे जो कि कैटेगोरिकली हमारे पास अल्कीन्स में डिवाइड हो रहे थे और साथ में अल्काइंस में डिवाइड हो रहे थे। सेम वही केस यहाँ पे है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास अल्कीन की तरह की हैं या फिर अल्काइंस की तरह की हैं, यानी कि हमारे पास इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। अब जरूरी नहीं है कि एक पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पूरी चेन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो या फिर सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक डबल बॉन्ड का या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड का होना मस्ट होता है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमने क्लासिफिकेशन की बात डिटेल में कर ली है, सैचुरेशन की बेस पे भी और साथ में अनसैचुरेशन की बेस पे भी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास कैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिलके
हमारे पास बना रहे हैं लिपिड्स को या फिर ईस्टर्स को। चूंकि हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस करना था, वो टर्म्स हमारे पास ग्लिसरॉल थी, कार्बोक्सिलिक एसिड थी और एक और थी ईस्टर्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यहाँ पर जिक्र करने का मकसद क्या था, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, RC++OOH। अब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेसिकली यही हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। और हमारे पास फैटी एसिड जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, लिपिड्स के। ये मिलते हैं हमारे पास क्या, किसकी सिंथेसिस हो रही होती है, लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि ग्लिसरॉल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, साथ में हमारे पास जब फैटी एसिड उसके साथ मिल जाते हैं तो हमारे पास कैसे लिपिड्स बनते हैं। अब चूंकि एक टर्म ईस्टर्स की भी थी, तो ईस्टर्स की अगर बात करें, ईस्टर्स का अगर इनके कुछ पॉइंट्स देखें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर होमोलोगस सीरीज होती हैं। क्लियर होगी बात। अब इसमें क्या होता है, इसके अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, इसके जनरल आप कह लें कि फॉर्मूला की बात करें, तो हमारे पास ये भी बाई फंक्शनल ही होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, बाई फंक्शनल कैसे होते हैं, RC++O अगेन R, ये हमारे पास होते हैं ईस्टर्स। ठीक हो गया। अब देखें इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, एक कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, जो कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। एक हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के मिलने से हमारे पास ईस्टर्स बन रहे हैं। तो दो फंक्शनल ग्रुप्स ईस्टर्स के स्ट्रक्चर में मौजूद होने की वजह से हम ईस्टर्स को कहते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, बाय फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, होते ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। प्रॉपर हमारे पास इसकी होमोलोगस सीरीज भी मौजूद होती है। अब हो क्या रहा है इसमें, आर ग्रुप जो है, एक को हम इस तरह कर लेते हैं, एक को हम इस तरह रहने देते हैं। आर जो कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मे बी एनी अल्काइल ग्रुप, इट मे बी मिथाइल जिसमें एक कार्बन होगा, एथाइल जिसमें दो कार्बन होंगे, पेंटाइल जिसमें 5 कार्बन होंगे एंड सो ऑन। ये वाला अल्काइल भी सेम कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेंटाइल भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास हेप्टाइल भी हो सकता है। तो ये दोनों कार्बन, दोनों जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, या दोनों तरफ हमारे पास पेंटाइल भी लगा हो सकता है, या एक तरफ अगर पेंटाइल है तो दूसरी तरफ हमारे पास इथाइल भी लगा हो सकता है। यानी कि आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ईस्टर्स में जो भी दोनों अल्काइल ग्रुप्स इसके स्ट्रक्चर में या इसके फार्मूला में मौजूद होते हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और वो दोनों हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि ईस्टर्स का तो समझ में आ गया कि दो आर हैं, एक C++O है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, यानी कि एक कार्बोनाइल कार्बन और दूसरी ऑक्सीजन। अब हमारे पास ईस्टर्स जो है अपनी बुक पे लिखा हुआ है कि लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब लिपिड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे पास ऑयल्स और फैट्स। ठीक है, अब ऑयल्स और फैट्स हमारे पास क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो ऑयल्स और फैट्स ईस्टर्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, ईस्टर्स किससे मिलके बन रहे होते हैं, ग्लिसरॉल से, जिसकी हम डिटेल में पॉलीओल कुछ इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करके आ चुके हैं। ईस्टर्स किससे बन रहे हैं, हमारे पास ग्लिसरॉल से और साथ में फैटी एसिड से मिलके ईस्टर्स बन रहे हैं। ईस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑयल्स और फैट्स। इसके जब सोर्सेज की बात करेंगे तो वहां पे हम ये बात देखेंगे कि हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं, ऑयल्स हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं, फैट्स हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और फैटी एसिड्स को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे हमारे पास जो ईस्टर्स हैं, जो ऑयल्स और फैट्स हैं वो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का जो हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, अब इसमें एक साइड पे OH है, एक साइड पे H है, फिर एक साइड पे H और दूसरी साइड पे OH, फिर एक साइड पे H दूसरी साइड पे OH, इस तरह हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखें ये CH2 है, ये भी CH2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट CH2 है, CH है, CH2 है, इसमें एक कार्बन है तो मिथाइल। अगर हम असल में कार्बन सब में एक ही है, डिफर यहाँ पे कौन सा नंबर कर रहा है, हाइड्रोजन का नंबर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। थोड़ी सी बात हमने ये भी की थी, अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, अल्केन से बनते हैं। अल्केन्स में किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब देखना ये है कि यहाँ पे भी वाटर की एलिमिनेशन हो रही होती है, फिर हमारे पास जो है वो ईस्टर्स बनते हैं। अब चूंकि हमें ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी पता चल गया है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी पता चल गया है, अब बात करते हैं इसने बनना कैसे है। एक तरफ तो हमारे पास क्या होगा, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास है 3, इकट्ठे नहीं लेते, हम अलग अलग लेते हैं, 3 लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। ठीक है, 1 2 3। दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, ग्लिसरॉल, OH CH, OH CH। अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल्स हैं, इन दोनों ने मिलके ईस्टर्स बनाने हैं। अब ईस्टर्स यहाँ पे बनने कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीइंग इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेगा और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये यहाँ से एज अ प्रोटॉन निकल जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी OH मौजूद है, ये ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। अब इसने क्या करना है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास कम है, ऑक्सीजन के पास इसको इलेक्ट्रॉन नजर आ जाते हैं, ये सिंपल क्या करता है, इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है ये वाला प्रोटॉन। अब चूंकि ये प्रोटॉन यहाँ से जाके इसके साथ बॉन्ड बना चुका है ऐसे, तो इसके साथ सॉरी नहीं, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था। अब चूंकि ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है तो एज ए रिजल्ट उसके पास चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल गवारा नहीं है, इस चार्ज के साथ रहना पसंद नहीं करता, ये कार्बन के साथ वाला बॉन्ड जो होता है इसको ब्रेक कर लेता है। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और कार्बन के पास चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, H2O, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। यहाँ पे इस तरह इस प्रोसीजर से हमारे पास वाटर की एलिमिनेशन होती है, तो वाटर यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड निकल जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन करवा दी, यहाँ पे बचा क्या, ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था। सेम वही चीज क्या हुआ, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इन दोनों ने बॉन्ड्स की शेयरिंग करके खुद को स्टेबल कर लिया, तो दोनों के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो खत्म हो गए। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, जो हम बहस वहां पे करके आए हैं, कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे प्रोटॉन निकलता है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की सूरत में क्या होता है कि उसके पास चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आने की सूरत में वो उस चार्ज के साथ रहना पसंद नहीं करता, वो कार्बन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ लेता है, वो एज अ स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, कार्बन के पास चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, इसके पास चार्ज नेगेटिव होता है, इसके पास चार्ज पॉजिटिव होता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे तीनों स्टेप्स में वही होगा। अब आप देखें, हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से और ग्लिसरॉल से बनाने हैं ईस्टर्स, यानी कि ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, तो ईस्टर्स बनाने थे, ईस्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, RC11OOR। तो आप देखें ये हमारे पास वही चीज बन गई, RC11OO, इतनी चीज हमारे पास ये बन गई। ये क्या है, CH2, ये क्या है, CH2, और ये भी CH2। तो ये CH2 हमारे पास R है कि नहीं है, हमने कहा था R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये हमारे पास एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस मेथड से, इस मैकेनिज्म से हमारे पास
ग्लिसरॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलके ईस्टर्स बनाते हैं। इसी तरह हमने शुरू में ये बात की कि 3 टर्म्स को डिस्कस करना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, ग्लिसरॉल्स को और साथ में ईस्टर्स को। ठीक है, अब अगली बात वो आपको कह रहे हैं कि लिपिड्स जो होते हैं वो ऑयल्स और फैट्स होते हैं। ये ऑयल्स और फैट्स जो ईस्टर्स हैं वो वाले होते हैं जो हमारे पास किससे मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल से और कार्बोक्सिलिक एसिड्स से। ठीक है, और ये ईस्टर्स हमारे पास जो है वो 3 फैटी एसिड्स बनते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। हमारे पास 3 ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 3 हमारे पास ग्लिसरॉल्स थे। ठीक है, तो क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड्स। इनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यानी कि एक साइड पे R है, दूसरी साइड पे C डबल बॉन्ड O, फिर O, एक तरफ हमारे पास आ जाता है CH2, एक तरफ आ जाता है खाली CH, एक तरफ CH2 अगेन। ठीक है, यानी कि एक दफा CH2 है, एक दफा CH है और एक दफा हमारे पास CH2 आ रहा है। अगली बात वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी थोड़ी सी अगर फिजिकल अपीयरेंस की या ये हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इसकी जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो कौन सी हैं, यानी कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑयल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड्स की फॉर्म में। ठीक है, ऑयल हमारे पास लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारे पास किस लिक्विड्स की फॉर्म में कब तक रहते हैं, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे पड़े होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ये बात हम पीछे डिटेल में स्ट्रक्चर से भी डिस्कस करके आए हैं। ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और किसके होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। जो हमारे पास ऑयल लिक्विड जो है ऑयल लिक्विड्स होते हैं, तो फैट्स हमारे पास क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं। ये हम बात कर रहे थे ऑयल्स की, हम बात करते हैं फैट्स की। तो फैट्स क्या होती हैं, हमारे पास सॉलिड्स होती हैं। जैसे कि ये लिक्विड्स रूम टेम्परेचर पे थे, इसी तरह हमारे पास फैट्स जो है वो सॉलिड होती हैं और वो भी सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक हो गया, सेम पॉइंट वही है, क्योंकि ऑयल लिक्विड्स हैं और फैट सॉलिड्स हैं, इस बेस पे ये ऑयल और फैट्स आपस में डिफर कर रहे हैं। अगली बात वो कह रहे हैं कि ये भी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे, सॉलिड्स भी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अब फैटी एसिड्स उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के, तो हमारे पास लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, वो सैचुरेटेड भी हो सकती है या फिर वो चेन लेंथ की बेस पे भी हो सकती है। चेन लेंथ की हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है, साथ में सैचुरेशन की बेस पे फैटी एसिड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात पामेटिक एसिड की और स्टेरिक एसिड की उन्होंने दी हुई है। ये एसिड जो होते हैं ये हमारे पास ईस्टर्स बनाते हैं, यानी कि ऑयल्स और फैट्स बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं, ग्लिसरॉल के साथ बनाते हैं। और किसकी प्रेजेंट में बना रहे थे, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हमारे पास कौन सा होता है, यहाँ पे हम एसिड यूज कर रहे होते हैं ग्लिसरॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास था लिपिड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स क्या होते हैं। ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास सोर्सेस का, कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनका सोर्स क्या होता है और उनके यूजेस क्या होते हैं। तो हमारे पास लिपिड के जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज की भी बात करेंगे, साथ साथ डिफरेंट उनके यूजेस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सोर्सेज में और लिपिड्स के यूजेस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे पास होता है कि ये हमारे पास हाई एनर्जी फूड्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो वाले फूड्स हमारे पास होते हैं। दे आर सोर्स ऑफ विटामिन। अब इसमें कौन कौन से विटामिन आ रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। इनको हम यूज करते हैं अपने ब्रेन सेल्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, हमारे जितने भी नर्व सेल्स होते हैं, जितनी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको बिल्ड करने के लिए हम इन विटामिन को यूज करते हैं। ये हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। इन फैट्स को हम बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, यानी कि हम इनको इंसुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फैट्स और ऑयल जो हमने बनाए हैं ईस्टर्स, ठीक है, मेन बात वो हमारे पास जो सिंथेसाइज हुई है वो नेचुरली कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, एनिमल से, प्लांट से और हमारे पास मैरीन ऑर्गेनिज्म से।